सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान विश्वारी और इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे अपना चैप्टर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में या तो बेसिकली या दो टाइप्स में अपन का आता है, पहला थ्योरी और दूसरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वाले पार्ट भी इंपॉर्टेंट है जो कि अपन इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए अपन एक अलग सी वीडियो बनाए जिसमें मैं ओनली न्यूमेरिकल्स कवर करूँ। बट उसके पहले जो अपन की थ्योरी है वो अपन को पता होनी चाहिए, जो अपन की अलग अलग कंसेप्ट है वो अपन सारे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। लाइक टारगेट 100 रखते हैं यार, कर देना, काफी मेहनत लगती है तुम्हें पता ही है यहाँ से। और नोट से उठ के क्वेश्चन तो आते हैं जो कि तुम लोग ये देख सकते हो। ठीक है, तो यार इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले अपन की बात आती है तो यार इतना ही है अपन का, यहाँ से जो अपन का है ना, बेसिकली इतना ही अपन का है कैपेसिटेंस चैप्टर। तो अपन इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन कुछ कुछ यार कैपेसिटेंस ऑफ सम कन्फिगरेशन पढ़ लेते हैं। क्या क्या आती है यहाँ से? आइसोलेटेड मेटल स्फीयर, अपन को पता है यार यहाँ से 4πε0r जो कि होती है। हो सकता है तुम लोग को मेरी थोड़ी बोलने की स्पीड तेज लगे, बोलने की यार मैं हमेशा बताता हूँ इसलिए तेज बोलता हूँ ताकि तुम लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो और वहीं पे तुम्हारा रिटेंशन ज्यादा बना रहे। अगर मैं स्लो बोलूंगा तो वापस से तुम्हें लगेगा कि यार नॉर्मल स्कूल टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसे वही तुम्हारा कोचिंग का टीचर, तो आराम से चलते चलते तुम फोन उठा लोगे, कुछ और यूज करते लग जाओगे। तेज बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो अगले वक्त अगले ही पल मेरा छूट जाएगा जो भी भैया बोल रहे हैं। ठीक है, तो तेज बोलने का एक और रीजन है। और हाँ, तुम लोग देख सकते हो थोड़ी हेयर स्टाइल में चेंज आया और चश्मे में चेंज आया, तो अगर अच्छी लगी तो बताना इसको भी कमेंट करके। ठीक है, बैक टू चैप्टर। अगला आता है अपन का आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स कनेक्टेड। अब तुमने बहुत सारे बार इस बार के भी पढ़ा होगा कि भाई कनेक्टेड भी तो हो जाते हैं, दो स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया एक वायर से। तब अपन का यहाँ से जो होता है वो अपन का होता है 4πε0r1 + r2। r1 और r2 क्या है? रेडियस, डेफिनेटली। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये अपन का इंपॉर्टेंट है यार यहाँ से, इसका अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, बट अपन को उसको पता होना चाहिए फॉर्मूला। क्या है अपन का? 2πε0l, एल पता है, लेंथ है मेरे पास, अपॉन ln r2/r1। सही बात है। यहाँ से आगे कोइंसेंट्रिक स्फीयर्स। कोइंसेंट्रिक स्फीयर्स में वापस से अपन के यहाँ से दो केस आते हैं। क्या? व्हेन आउटर वन इज चार्ज्ड, व्हेन आउटर वन इज चार्ज तब अपन का रहता है यहाँ से 4πε0ab अपॉन b माइनस है जो कि मैंने लिख रखा है। और वहीं पे बात आ जाती है मेरे पास यहाँ से व्हेन इनर वन इज चार्ज्ड, व्हेन इनर वन इज चार्ज तब अपन का आ जाता है यहाँ से 4πε0b² अपॉन b माइनस a। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे आउटर वन इज चार्ज या फिर इनर वन इज चार्ज। ठीक है, ये वाली बात अपन की आ जाती है। आगे अपन यहाँ से कुछ यार जनरल बातें कर लेते हैं। क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी, डेफिनेटली Q इंटू ई अपन ने देख रखा है। ई क्या होता है? Q मेरे पास क्या होता है? एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू इट, फ्लोन थ्रू कैपेसिटर, जो इतना अपन का एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होता है उसको अपन बोलते हैं। आगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो कि अपन को पता ही है, वो होता है Q²/2c या फिर ½ CV² या फिर QV/2। बट अपन को इसी के साथ ये भी वाली पता होनी चाहिए कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी अपन को एक क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है भाई, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है मान लिया, बट वो किसके फॉर्म में स्टोर करता है तुम ये भी बता दो, तो अपन को ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। आगे एनर्जी डेंसिटी इन द मीडियम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यार ये तो अपन ने पढ़ी रखी हुई है, जो कि होती है ½ ε0e² या फिर ½ k ε0e²। यहाँ पे k क्यों आया? कि अपन का वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, कि मान लो अगर अपन को कोई स्लैब लगा दिया और फिर अपन से पूछी हुई हो तो अपन बता पाए। ठीक है, मतलब दोनों बराबर नहीं होती है, बट मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। आगे अपन का आता है यहाँ से यार रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्या है ये? अपन को बताता है कि भैया एक बॉडी है जिसकी कैपेसिटेंस है C1, वोल्टेज है V1 और चार्ज है Q1। सिमिलरली दूसरी बॉडी है C2, V2 और Q2। अब इन्होंने यहाँ से ये बोला कि मान लो अगर मैंने यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट करा तो डेफिनेटली चार्जेस तब तक फ्लो होंगे जब तक दोनों पे एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। तो वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो उसमें वापस से क्वेश्चन आ सकता है, पोलैरिटी इज सेम या फिर पोलैरिटी इज रिवर्स्ड व्हाइल कनेक्टिंग। अब अगर मेरे पास कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है और अगर मेरे पास पोलैरिटी सेम है तो अपन का आ जाता है C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। ये एक ही बात हो गई, जैसे अपन एवरेज निकाल देते वैसे ही बात है। बट अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो अपन को याद रखना है C1V1 - C2V2 अपॉन C1 + C2। क्या ये वाली बात समझ में आई? आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन कनेक्टेड एनर्जी इज डिक्रीज। सीधी सी बात है, एक कैपेसिटर में कुछ एनर्जी है, दूसरे कैपेसिटर में कुछ एनर्जी है, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी का रिड्यूस होता ही होता है। इसके ऊपर तुम लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा कि क्यों रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका अपन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर भी यार मेंस में सवाल पूछ चुके कि भाई कितना लॉस हुआ एनर्जी का व्हाइल कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है ½ C1C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। ठीक है, बट अपन का यहाँ से एक कंसेप्ट में सिखाना चाह रहा हूँ। कंसेप्ट यहाँ से ये है कि मान लो अगर मैंने दोनों बॉडीज को कनेक्ट किया तो अपन का भैया फाइनल चार्जेस क्या होंगे?
तो क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2? ये कांस्टेंट तो हो गई ना भैया, ये अपन का कांस्टेंट तो हो गई यहाँ से, इनका जो रेशियो रहेगा। अब मान लेते हैं यहाँ से Q1 डैश और Q2 डैश फाइनल चार्जेस है आफ्टर कनेक्टिंग, मतलब इन्होंने कुछ फाइनल चार्जेस एक्वायर करे होंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने तो दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया, +1 +1। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या ये यहाँ से ये बन जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, सिमिलरली ये बन जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C2। सही बात है, बट मुझे यहाँ से ये पता है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q टोटल। अब भाई Q टोटल तो मुझे पता ही है ना, क्यों? जब मुझे इनिशियल कंडीशन में बता रखा था कि इस पे इतना चार्ज है, मतलब Q1 कुछ चार्ज है, इसमें कुछ इतना Q2 चार्ज है, तो Q टोटल कितना होगा? Q1 प्लस Q2। का मतलब यहाँ से क्या हुआ? का मतलब यहाँ से ये हुआ, मुझे Q टोटल पता है, डेफिनेटली मुझे यार यहाँ से कैपेसिटेंस तो पता ही होगी, वो तो ऑफकोर्स कांस्टेंट रहती है, तो वो दे के रखे होंगे कि C1 प्लस C2 अपॉन C2। बस क्या नोन है यहाँ से Q2 डैश। अगर Q2 डैश आ गया तो क्या तुम इसको तुम यहाँ पे पुट करके Q1 डैश फाइंड नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली चीज़ अपन की रहती है जो कि आसान भी रहती है। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं और आगे अपन की बात आ जाती है यहाँ से ये फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो पहले अपन ये पढ़ लेते हैं, फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक। डेफिनेटली यहाँ से यार ये बात आती है कि अपन का क्या इसमें रहता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अपन की होती है, इसमें अपन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपन ने पढ़ रखी है, फिर वहीं अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक से सीख रखा है। सिग्मा को क्या मैं ये बोल सकता हूँ Q अपॉन ए, डेफिनेटली यार चार्ज पर यूनिट एरिया को अपन सिग्मा बोलते हैं, तो अपन के पास ये हो गया। बट वहीं पे फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है Q इंटू ई, जो कि अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सीखा। तो क्या मैं इस E की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके F का एक रिलेशन फाइंड नहीं कर सकता हूँ, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट? बट ये फोर्स कौन सा है? ये वाला फोर्स है, दिस इज द फोर्स बाय विच वन प्लेट अट्रैक्ट्स द अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ने सीखा ही होगा, ये अपन का एनसीईआरटी में भी है, ये अपन का एचसीबी में भी है, ये हर जगह। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं, आगे अपन की क्या बात आती है यहाँ से, नॉन व्हीटस्टोन ब्रिज। यार ये वाला यार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्योंकि तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको पहले तो बात तो चलो अपन पहले व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं। ये अपन का कुछ है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये तब होता कि यहाँ पे C1 अपॉन C2 लिखा है, सॉरी, और यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ पे ये था मेरे पास, सॉरी, इसको अपन यहीं पे सही कर लेते हैं। ये अपन का हो जाता है मेरे पास यहाँ से C3। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि बहुत बार कभी कभार अपन भूल जाते हैं। तो अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज तब होता कि यार यहाँ से C1 C2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी C1 और C2 ही लगा होता, बट यहाँ पे उल्टा कर दिया, उन्होंने कर दिया C1 C2 और C2 C1। अब डेफिनेटली यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं, तो अब ये लोग यहाँ से ये बोलते हैं कि अपन का मेरे पास भैया कैपेसिटी कितनी है, इसकी टोटल कैपेसिटी। डेफिनेटली जैसे अपन इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस की तरफ से निकालते थे, वैसे अपन इसमें भी निकाल सकते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस। बट मेरे अकॉर्डिंग तुम इस फॉर्मूले को याद रख लो, ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए कि कैपेसिटेंस ऐसे केस में कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, यहाँ पे C1, यहाँ पे C1 होना चाहिए, यहाँ पे C2, यहाँ पे C2, यहाँ पे कुछ रैंडम C3 देके रखे ही होंगे। तो अपन का उस केस में यहाँ पे CAB जो अपन का हो जाता है कैपेसिटेंस इफेक्टिव ऑफ AB, वो हो जाता है 2C1C2 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C3 प्लस C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया आप तो रटवा रहे हो, ये रटवा नहीं रहो, यहाँ से ये डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं। अगर तुम इसको खुद सॉल्व करने जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, 2.5 मिनट से पहले क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में तब भी अपन की इतनी ग्रिप रहती है, तो अपन को पता रहता है। इसमें थोड़ी दिक्कत तो आती है अपन को डिराइव करने में। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो इसको एक बार देख लेना, मैं प्रेफर करूंगा इसको याद कर लो। आगे अपन चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओ भाई, सबसे फेवरेट टॉपिक अपन का जेईई मेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या है अपन का? कुछ नहीं, नॉर्मल अपन की 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, सरफेस एरिया A है। डेफिनेटली इसकी मुझे कैपेसिटी पता है, जो कि होती है A/D एप्सिलॉन नॉट। अब बात यहाँ से ये आ जाती है, ये तो कब है? ये कब है? जब यहाँ पे बीच में कोई भी मीडियम नहीं हो, बट अगर मैंने कोई मीडियम पटक दिया तो मेरे पास आ जाता है A/D इंटू एप्सिलॉन इंटू K। क्या होता है मेरे पास यहाँ से, कि तुम्हें पता है यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात यहाँ से ये आती है कि भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फील्ड कितनी होती है। तो इसकी फील्ड निकालने के लिए अपन ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट मानता हूँ, डेफिनेटली ये वाली जो प्लेट है ये इसको इस तरह फोर्स लगाएगी, और जो ये वाली प्लेट है वो इस तरह फोर्स लगाएगी। का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख रखा था कि मान लो अगर कोई 2 प्लेट है, अगर मुझे पॉइंट चार्ज को यहाँ रख दिया, तो दोनों अगर फील्ड इस तरफ लगाएगी, तो अपन नेट फील्ड कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके। और मैंने थोड़ी देर पहले अभी सीखा है कि अपन की जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को ऐड करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं आ सकता है?
ऑफ कोर्स आ सकता है, तो यही वाली बात है। आगे, एनर्जी इज डिफाइंड इन अ डेफिनेट रीजन, एनर्जी जो डिफाइंड रहती है वो इसके अंदर अपन की डेफिनेट रीजन में ही डिफाइंड रहती है। आगे अपन देखते हैं चार्ज ऑन द इनर सर्फेस, चार्ज ऑन द इनर सर्फेस अपन का जनरली अपन इसको मानते हैं जो भी कैलकुलेट करते हैं। इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है ऐसे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू डी, पोटेंशियल अपन का इंपॉर्टेंट है। आगे, whenever capacitance of C is placed in a medium of dielectric constant K, dielectric constant K, its C effective becomes Kc। ये तो यार बच्चों की बात है, अपन ने शायद सबसे पहले ही सीखा होगा कि अगर भैया कोई तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का पट कर दिया तो अपन की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है वो अपन की हो जाती है Kc, मतलब उसकी बेसिकली वैल्यू बढ़ जाती है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब अपन का यहाँ से बेसिकली आता है, यहाँ से अपन थोड़ा देखते हैं, चलो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्शन, ठीक है। अपन ने पहले यहाँ से क्या देखा, अपन ने यहाँ पे अभी यार यहाँ से ये देखा फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, बट इस पे अपन का एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि अपन का एचसीबी में दिया हुआ है, और ये तुम लोग ने डेफिनेटली करा ही होगा। मतलब ये वाला तुम्हें यहाँ से कुछ फिगर याद आ रहा है क्या, यहाँ से ये वाला कुछ फिगर, इस फिगर में यहाँ से यार ये होता है कि मान लो यहाँ से अपन का ये सर्किट है यहाँ पे अपन का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे अपन बेसिकली अपन डाल रहे हैं अपना एक डाई इलेक्ट्रिक, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्शन के वक्त अपन ने कितना वर्क डन किया, या फिर उसको बोलना चाहो कि भैया कितना अपन का फोर्स लगा, उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये अलग था, ये केवल डाइलेक्ट्रिक के अंदर पड़ा हुआ है और अब अपन निकाल रहे हैं, बट इसमें अपन इंसर्शन कर रहे हैं। तुमने इसका डेफिनेटली यार इसका डेरिवेशन देखा होगा, बहुत बड़ा होता है, मैं खुद मानता हूँ बहुत बड़ा होता है, बट अगर अपन को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ से, या इसका डेरिवेशन लंबा है, अगर तुम लोग बोलोगे इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ से जो वी मैक्स होता है वो होता है अपन का ई मैक्स इंटू डी, जिसमें से वी मैक्स अपन का ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता ही है, वोल्टेज, और यहाँ अपन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल यहाँ से, ठीक है। आगे अपन यहाँ से ये देखते हैं, ठीक है। बात यहाँ से यार ये आ जाती है कि अगर मान लो ये अपन का ये डाइलेक्ट्रिक है, के उसकी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक्स लेंथ का है पूरा, बट मैंने अभी केवल इसमें एक्स ही इंसर्ट किया है, डेफिनेटली कुछ फोर्स लगेगा। तो मुझे कितना फोर्स लगेगा इसको अंदर ले जाने के लिए टोटल, ये अपन का आ जाता है एप्सिलॉन वी स्क्वायर एल इंटू के माइनस 1 अपॉन 2d। ये वाली बात अपन को याद होनी चाहिए, वी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, वी अपन का यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है, ये वाली बात याद होनी चाहिए। और ये अपन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल नहीं है, ये अपन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये वाली बात अपन की समझ में आ रही है? तो इसको अपन यहाँ से यार सही भी कर देते हैं, है ना, इसको अपन मिटा ही देते हैं, ताकि तुम लोग को बाद में कुछ यहाँ से ऐसी कन्फ्यूजन ना हो। अपन ने यहाँ से ये मिटा भी दिया, सही बात है भाई। अब अपन आगे चलते हैं, ओके। आगे अपन का यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से चलो मेटल स्लैब इंसर्शन की अपन यहाँ से बात करते हैं डेफिनेटली। अब यहाँ से ये देखो, ये नया केस है, नया केस में क्या है, यहाँ से मेटल स्लैब इंसर्शन में और डाइलेक्ट्रिक में इंसर्शन में अलग होता है। डाइलेक्ट्रिक अलग मटेरियल का होता है, मेटल स्लैब अलग का रहता है। अब बात यहाँ से ये आती है कि भैया मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें मैंने यहाँ से मेटल स्लैब डाला, तो सी में क्या चेंज आएगा, मतलब अपन के कैपेसिटेंस में कोई नहीं। जो अपन की बात यह आ जाती है, इसमें अपन को एक कंसेप्ट सीखना है जो कि होता है सी न्यू, जो अपन का नया होता है वो अपन का होता है ए अपॉन डी इफेक्टिव इंटू एप्सिलॉन नॉट। डी इफेक्टिव कितना होता है, डी इफेक्टिव अपन का होता है डी माइनस टी, मतलब जितना ये खाली एरिया में बचा हुआ है ना, जितना डिस्टेंस अपन का खाली एरिया में बचा हुआ है वो अपन का सी न्यू बन जाता है, ये अपन का सी न्यू बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यही वाली बात है। अगर अपन इसको थोड़े ऐसी भाषा में समझे तो अपन का जो सी है वो अपन का बढ़ चुका है। क्यों? पहले था अपन का डी इफेक्टिव पूरा डी, बट अब हो चुका है डी माइनस टी। तो डेफिनेटली अगर डिनोमिनेटर हुआ छोटा तो न्यूमरेटर मेरे पास होगा बड़ा, तो ये अपन के पास आ जाता है सी मेरे पास बढ़ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, वी कैन शिफ्ट द स्लैब एनीवेयर बट सी न्यू विल रिमेन सेम। इसके ऊपर अपन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेंस में पूछ सकते हैं। देखो मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे क्वेश्चन उन्होंने बोला कि भाई अगर मैंने मेटल स्लैब को इस वाली प्लेट से एकदम चिपका के रख दिया, उसका कुछ सी निकलेगा। उन्होंने बोला कि अब इस मेटल स्लैब को मैंने इतना 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 शिफ्ट कर दिया, अब बताओ सी न्यू क्या है। टू बी ऑनेस्ट सी न्यू सेम ही रहेगा, क्योंकि क्या यहाँ पे कभी मैंने ये बोला कि ये इससे कितनी दूरी पर है या इससे कितनी दूरी पर है। यहाँ पे डी और टी तो फिक्स्ड ही है, अगर डी और टी फिक्स्ड है तो डेफिनेटली यहाँ से उसका सी न्यू भी तो फिक्स्ड ही होगा, ठीक है। तो ये अपन का एक क्या बोल सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट था जो कि अपन को याद रखना चाहिए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ, एक बात यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि यार इसके अपन के चैप्टर के ऊपर यार हीट कैलकुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि जनरली बच्चे उसमें अटकते हैं। हीट कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चे इसमें भैया अटकते ही अटकते हैं। मुझे बहुत दिक्कत आती थी, मैं तो भैया बहुत प्रॉब्लम हुई,
बट बाद में बहुत प्रैक्टिस के बाद सीखा। तो अगर तुम लोग को लगता है हीट कैलकुलेशन की न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वो थ्योरी है, सॉरी वो पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल है, वो थ्योरेटिकल पार्ट ही है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कि भाई हीट लॉस कितना हुआ अपन के कैपेसिटर्स में, सर्किट में हीट लॉस कितना हुआ, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लगता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट करके बता देना। आगे अपन की बात आती है, यहाँ सही है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्शन। ठीक है भैया, अपन ने ऊपर क्या करा था, मेटल स्लैब इंसर्शन, अब अपन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्शन कर लेते हैं। ये वाला टॉपिक अपन केवल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बट वहां पे वापस से अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाने हो बता देना, मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यार ये वाला टॉपिक थोड़ा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है। क्योंकि इसमें तुमने देखा होगा ना कि यार डाइलेक्ट्रिक्स अपन ने सीरीज में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, जैसे वो अपन रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में लगाते थे और फिर अपन को सी इफेक्टिव निकालना पड़ता था। ठीक है, तो ये अपन की बेसिकली प्रैक्टिस से ही आता है, टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं इसका जनरल अपन का यहाँ से ये रहता है कि मान लो अगर मैंने यहाँ से कोई अपन का डाइलेक्ट्रिक लगाया, तो डेफिनेटली यहाँ से जो अपन का क्यू आई होता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो अपन का चेंज होकर हो जाता है क्यू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्यू अपन का होता है इनिशियल चार्ज जो था। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही बात याद रखनी है, जो सी है वो अपन का होता है ए, डेफिनेटली अपन का एरिया फिगर रहता है ए अपॉन थिकनेस ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम, थिकनेस ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। कैसे, बट ये तुम्हें यहाँ से फॉर्मूला कब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला ओनली फॉर सीरीज कनेक्शन, ओनली फॉर सीरीज कनेक्शन। अब बात ये आ जाती है कि सीरीज और पैरेलल कैसे पहचाने, उसके लिए न्यूमेरिकल वाली वीडियो ही बनानी पड़ेगी। बट अब मान लो यहाँ से अपन का जैसे एक ऐसा यहाँ से अपन का बना हुआ है, यहाँ से है ना, यहाँ पे अपन का सीरीज कनेक्शन में यहाँ से ऐसा कुछ अपन का बना हुआ है ऐसे कि एक का है एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से एक है एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से पर यहाँ से आ जाता है एप्सिलॉन इंटू आर, इसको आर समझ लो, इसको अपन अभी सही कर देंगे। तो बात यहाँ से ये आ जाती है कि भाई थिकनेस ऑफ ए अपॉन थिकनेस ऑफ द मीडियम, पहले अपन यहाँ से चलते हैं डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, थिकनेस ऑफ द सॉरी अपन यहाँ से हवा वाली बात करते हैं, थिकनेस कितनी हो गई डी माइनस टी अपॉन इसका एप्सिलॉन कितना है, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है ना एप्सिलॉन आर नहीं है, एप्सिलॉन आर नहीं है, ये मैं वापस से वही बताता हूँ कि गलती काफ़ी ज़्यादा हो रही है आजकल, इसको तुम यहाँ पे सही करके रख देना, एप्सिलॉन नॉट आर, वही एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसको चलो इसको अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐसा लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तरीका यहाँ से ये हो जाएगा। आगे वही, अब यहाँ से अब अपन ने ये हवा की कैलकुलेट कर ली, अब अपन इसके अंदर चलते हैं, इसकी थिकनेस कितनी है टी, इसकी एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। डेफिनेटली अपन रिलेटिव वाली जो अपन बात करते हैं वैसे ही रहे, बस सीरीज में जितने भी हैं तुम्हें बस यहाँ से यही, अगर कुछ भी और आएगा तो नीचे प्लस करते रहो नीचे वाले में। बात समझ में आ रही है, बट ये हुआ सीरीज कनेक्शन के लिए। अपन का पैरेलल कनेक्शन की भी बात आती है, डेफिनेटली पैरेलल कनेक्शन कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से कि भैया अपन का यहाँ से ये अपन का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से कैपेसिटर यहाँ से ये लगा हुआ है और यहाँ से अपन का एप्सिलॉन R1 एक है, एप्सिलॉन R2 ये एक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, तुम्हें याद है ऐसे सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस में अपन सीधा सीधा जोड़ देते थे और पैरेलल के लिए अपन 1 अपॉन में करते थे। यहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा, अगर यहाँ से ये सीरीज में है तो यहाँ से ये 1 अपॉन में यहाँ से कुछ चला है, और यहाँ से अगर ये पैरेलल में तो डायरेक्टली अपन जोड़ देते हैं A1/D इंटू एप्सिलॉन R1 प्लस A2/D एप्सिलॉन R2। अगर कोई और होता वापस A3/D एप्सिलॉन R3। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से यार ये आती है, इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा V इज सेम, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस जैसे सेम। अब तुम यहाँ से ये समझो, इस वाली प्लेट के और इस वाली प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम ही तो होगा, सेम ही तो होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स में जो है पोटेंशियल ड्रॉप है सेम है। बट वहीं पे अगर तुम यहाँ से इसकी बात करो, अगर सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज फ्लो होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज फ्लो होगा, तो डेफिनेटली इसका और इसका पोटेंशियल अलग होगा। तो यहाँ पे सेम क्या रहता है, यहाँ पे सेम होता है चार्ज फ्लो ने सेम। जैसे अपन हीट जो अपन ने अभी चैप्टर कंप्लीट करा, उसमें याद है यहाँ से कि अगर इस वाले जंक्शन से इस वाले जंक्शन तक जितनी हीट जा रही है वही इस वाले जंक्शन से इस वाले जंक्शन तक हीट पहुंचती है, तो वहां पे हीट ट्रांसफर सेम था। यहाँ पे भी तो वही है, चार्ज फ्लो ने सेम। मैंने क्या लिख रखा है यहाँ से, इन सीरीज ग्रुपिंग चार्ज फ्लो ने सेम थ्रू बोथ डाइलेक्ट्रिक्स। जितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक का जाएगा इस पूरे डाइलेक्ट्रिक में, वही इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा इस पूरे डाइलेक्ट्रिक में। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, अब अपन एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, इसके ऊपर यार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको अपन समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन बेसिकली होता है दो केसेस में, पहला एक होता है कांस्टेंट चार्ज, दूसरा होता है एट कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो उसने ऐसे ये बोला, मैंने कैपेसिटर को चार्ज करके रख लिया मैंने, है ना, चार्ज करके मैंने रख लिया।
अब उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक लगाया। अब जब डाइलेक्ट्रिक मैंने लगा दिया उसके बाद क्या क्या कंसिक्वेंसेज हुए अपन उस पर बात करते हैं। पहली बात अगर मैंने यहाँ से उसमें चार्ज करके निकाल दिया और अब मैं लगा रहा हूँ, मतलब चार्ज कांस्टेंट है उसमें, है ना, चार्ज लीक करेगा नहीं और चार्ज गेन करेगा नहीं, मतलब चार्ज अपन का क्यू कांस्टेंट है। डेफिनेटली क्यू बाई सी इज इक्वल टू होता है वी, और मैंने सीख रखा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक लगाऊंगा तो सी बढ़ेगा, अगर सी बढ़ेगा मतलब वी घटेगा। तो यहाँ पे ये लोग पूछ सकते हैं कि भैया जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल घटा है या बढ़ा है, वरना उससे बड़ी बात यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो पैरेलल प्लेट्स के बीच यहाँ से फोर्स है वो बढ़ा है या कम है। वहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है कि फोर्स का जो अपन का वो होता है, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन होता है, वो कितना होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें तुम्हें कुछ चीज दिख रही है? इसमें अपन का क्यू कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, मतलब फोर्स तो उतना ही था, चाहे तुमने डाइलेक्ट्रिक लगाया या नहीं लगाया, एट कांस्टेंट चार्ज कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट वहीं पे एट कांस्टेंट पोटेंशियल का मतलब सर्किट लगा हुआ है, सर्किट में अभी अपन ने कैपेसिटर लगा हुआ, अपन ने निकाला नहीं है, मतलब उसमें अभी भी फ्लो कर रहा है। क्यों कांस्टेंट पोटेंशियल का मतलब अगर अपन निकाल देंगे तो फिर तो यार पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना। कांस्टेंट पोटेंशियल मतलब अभी सर्किट में ही लगा हुआ है, अब यहाँ से अपन का फ्लो कर रहा है और अपन ने उसमें डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। अब यहाँ से बात आती है, जब कैपेसिटर सर्किट में ही लगा हो एंड डाइलेक्ट्रिक हो, तो यहाँ से मेरे पास बात आ जाती है, ऐसे क्यू अपन का कांस्टेंट रहता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यार यहाँ से कैपेसिटर का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसमें एक और टॉपिक आता है जो कि अपन का होता है आरसी सर्किट्स, बट उसको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में डालूंगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अपन उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी अपन की कनेक्टेड हैं। बात समझ में आ रही है? तो यार कैपेसिटेंस आई गेस इतना ही टॉपिक है, और जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट है जो मैंने तुम्हें बोला, अगर तुम्हें लगता है तो मैं कोई बना दूँ, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमेरिकल्स बनाने में, क्योंकि ये सच में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वो वाले टाइप के न्यूमेरिकल्स, कौन से, हीट कैलकुलेशन पहला, दूसरा अपन का आ जाता है यहाँ से ये मेटल स्लैब इंसर्शन, वो जो सीरीज और पैरेलल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें इसके ऊपर चाहिए क्वेश्चन, तो जरूर कमेंट करके बताओ, और लाइक कर ही देना यार, काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। ठीक है, सो यार इसी के साथ चलते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।